हेलो गाइस, वेलकम टू पायरॉक्स क्लासेस। माय नेम इज़ राहुल। सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2024। देखिए, 2023 चला गया, 2024 आ चुका है और 2024 में आने वाली हैं एसएससी की बहुत सारी वैकेंसीज़। चाहे वो सीजीएल में हो, सीपीओ में हो, जीडी में हो या फिर सीएचएसएल, कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, उन सब के अंदर आपको 2024 के अंदर भर भर के वैकेंसीज़ देखने को मिलने वाली हैं। तो अपन आज से एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एसएससी टारगेट 2024। यानी ये जो बैच है ये एसएससी से जितनी भी एग्ज़ाम्स एसएससी कंडक्ट करवाता है उन सभी को टारगेट करेगा। तो अपन इसी कड़ी में जो सबसे पहला टॉपिक उठाने वाले हैं इस बैच का, वो है स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स ये अपने मैथ्स का टॉपिक है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको इस बैच के अंदर मैं मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, इन सभी से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं वो मैं सारे आपके यहाँ पे कवर करवा दूँ। और जो अपना स्टैटिक्स का जो पार्ट रहता है, ये आप सभी को पता होगा, ये सीजीएल मेंस के अंदर पूछा जाता है। जो स्टैटिक्स है ये सीजीएल मेंस के अंदर आता है। इसी के साथ में अगर आपको लगता है कि ये जो पार्ट है ये सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप ये गलत सोच रहे हो। क्योंकि आपको पता है सीजीएल प्री के अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आपने ज़रूर नाम सुना होगा डाटा इंटरप्रिटेशन। यानी आपको ग्राफ टाइप के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनका आपको आंसर करना होता है। तो ये जो पार्ट है ये भी एक तरीके से देखा जाए तो स्टैटिक्स का ही पार्ट है। यानी जो अपना स्टैटिक्स है ना, ये अपने प्री के अंदर भी आता है और मेंस के अंदर भी आता है। तो आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि डेटा क्या चीज़ होती है। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर और स्टैटिक्स के अंदर मेन चीज़ जो है वो क्या है, डेटा। तो आपको डेटा समझने के लिए ये जो स्टैटिक्स का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। अब देखिए क्या होता है स्टैटिक्स, किस बला का नाम है, ये क्या चिड़िया है ये स्टैटिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, नंबर्स दैट हैव बीन कलेक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। कहने का क्या मतलब है कि दी गई संख्याओं का ऐसा समूह जो हमें एक विशेष सूचना प्रदान करता है। देखिए, आपके पास में कोई भी डेटा के फॉर्म में नंबर दे सकता है वो आपको। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझा रखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कोई भी करके वो एक आपको सीरीज़ दे देगा, रेंज ऑफ नंबर्स दे देगा। और उसके थ्रू आपसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वो पूछ लेगा। इन्फॉर्मेशन किस तरीके से पूछता है ये अपन जैसे जैसे चैप्टर को आगे पढ़ेंगे अपने आप अपने समझ में आता जाएगा। आप सबसे पहले ये देखिए कि स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है कि संख्याओं का ऐसा समूह, ग्रुप ऑफ नंबर्स, जो हमें क्या देता है, कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। इन्फॉर्मेशन कैसी हो सकती है ये अपन आगे धीरे 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 जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उस तरीके से समझ में आता जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है इनको तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, सीरीज़ या रेंज ऑफ नंबर्स। देखा होगा आपने क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि वो आपको एक सीरीज़ ऑफ नंबर दे देते हैं कि 1 2 3 4 5, इसके अलावा कुछ भी, जैसे कोई भी बना देगा 16 17 18, कुछ भी करके ऐसे नंबर बना देगा। उस फॉर्म के अंदर वो आपसे अलग अलग मीन, मीडियन, मोड, ऐसे ये सारे नाम जो हैं ये अपन आगे कवर करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टैटिक्स में क्या पूछा जाता है कि ये जो आपको गिवन डेटा है, ये जो आपको गिवन डेटा है इसकी फॉर्म पता होनी चाहिए। जैसे ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, सीरीज़ या रेंज ऑफ नंबर्स। दूसरा जो डाटा मिलेगा वो आपको मिलेगा टेबल फॉर्म के अंदर। देखिए, टेबल फॉर्म के अंदर किस तरीके से इसको अपन एक और नाम देते हैं और वो नाम होता है ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, आपको पता होगा कि ये जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, क्लासेस ले रखी है अलग अलग, 5th से लेकर 10th तक की अपनी सारी क्लासेस हैं। नीचे अपन ने दे रखी है फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति यानी कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, यानी किसी नंबर का या फिर किसी चीज़ का कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है, वही अपन क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर अपने को दे रखा है कि क्लास 5th, तो वहाँ पे बोल रखा है कि क्लास 5th की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 टाइम्स। यानी अपने पास में कोई एक टोटल डेटा ये दे रखा है, टोटल मान लेते हैं ये स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये। ठीक है, तो इन स्टूडेंट्स को अलग अलग क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया कि ये 5th क्लास के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। 6th क्लास के अंदर पढ़ने वाले 25। इसी तरीके से 7th के अंदर पढ़ने वाले 70। और ये टोटल अपने पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब आपको यहाँ पे देखो ये ग्रुप डाटा देने का मेन रीज़न क्या होता है, या फिर ये अपने टेबल बनाने से अपने पास में डाटा की नॉलेज जो है वो कितनी बेहतर हो सकती है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं एक कोई पिकनिक के ऊपर एक ग्रुप गया है। अब उस ग्रुप के अंदर अपने को स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग पिक करने हैं कि 5th क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस पिकनिक के अंदर आए हैं, 6th क्लास से कितने स्टूडेंट आए हैं, 7th क्लास से कितने आए हैं। तो अगर आप पर्टिकुलर उस डाटा के अंदर एक एक बच्चे को खड़ा करके अलग अलग करोगे कि हाँ 5th से ये 10 बच्चे हैं, हाथ ऊपर करो इधर आ जाओ, ऐसे अगर आप ग्रुप डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे, एक तो आपका टाइम लगेगा, ठीक है, प्लस आपके पास में मेन सोर्स लगेगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जब भी आप ये डाटा आप देखते हो, आप यहाँ से डायरेक्ट
इस तरीके से एक टेबल के अंदर कंप्लीट जो क्लास है उनको मैनेज कर सकते हो कि हाँ अपनी जो पिकनिक में आने वाले बच्चे हैं, 5th क्लास से कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे। सीधा ग्रुप डेटा को देख के, आप टेबल को देख के आप डायरेक्ट यहाँ से है ना पिक कर सकते हो कि हाँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो 5th क्लास से हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 6th क्लास से हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 7th क्लास से हैं। तो ये जो है ना टेबल फॉर्म में ये जो ग्रुप डेटा है ना, ये आपके क्या कर रहा है, एक छोटे फॉर्म के अंदर आपके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। इसलिए टेबल फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा फॉर्म क्या होता है, वो होता है अपने पास में चार्ट फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपने जो CGL प्री के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्री के एग्जाम्स हैं या फिर चाहे CGL CHSL कोई भी एग्जाम उठा लो, उनके अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन DI के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमेशा चार्ट फॉर्म में पूछे जाते हैं। वो आपको अलग अलग, वो आपको टेबल भी दे सकते हैं, वो आपको चार्ट भी दे सकते हैं। चार्ट किस तरीके से दे सकते हैं, ये देखिए ये वाला चार्ट दे सकते हैं आपको, इस तरीके से पाई चार्ट बना के दे सकते हैं, इस तरीके से आपके पास में एक और चार्ट आ सकता है। तो इन चार्ट के फॉर्म के अंदर भी आपसे क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये जो क्लासेस मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं, क्लास 5th के अंदर कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे। तो इसी तरीके से ये जो चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट के अंदर भी, इसको बार ग्राफ कहा जाता है। तो ये बार ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने क्लास दिखा रखी है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपको दिखाती है क्लास। तो यहाँ पे 5th 6th 7th 8th 9th 10th ये सारी क्लासेस आ गई। प्लस ये जो वर्टिकल ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये दिखा रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चे हैं। तो ये जो अपने टेबल फॉर्म के अंदर कर रहे थे कि क्लास 5th के अंदर 10 बच्चे हैं, वो इन्होंने क्या किया, बार ग्राफ की फॉर्म में दिखा दिया। सेम इसी तरीके से 6th क्लास में कितने बच्चे हैं, 25। तो 25 20 और 30 के बीच में आता है, तो यहाँ पे ये 25 बच्चे दिखा दिए। इसी तरीके से 7th क्लास के अंदर 70 बच्चे हैं। आप समझ पा रहे हो। तो DI के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो आपको ये ग्राफ दे दिया और ग्राफ देख के वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 7th क्लास में कितने बच्चे हैं। तो अगर आपको डाटा की नॉलेज होगी तो आप फट से बता सकते हो कि यहाँ पे 7th क्लास यहाँ पे है और साथ में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वर्टिकल लाइन अपने को शो कर रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, 70। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं डायरेक्ट। इसी तरीके से ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये क्या है, पाई चार्ट की फॉर्म में। अब यहाँ पे आपको पाई चार्ट बना के दे दिया। ये जो हल्का ग्रीन कलर है ये किस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5th क्लास को। अब ये 5th क्लास अपने को क्या दिखा रही है, कितने बच्चे ऐसे हैं, यानी ये जो है ना छोटे वाला ग्रीन वाला ये दिखा रहा है कि 10 बच्चे हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 9th क्लास की, तो 9th यहाँ पे कौन से कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 52 बच्चे। तो आप देख सकते हो कि ये जो डेटा है वो अपने को बार ग्राफ की फॉर्म में दे सकता है, पाई चार्ट की फॉर्म में दे सकता है, या फिर इस तरीके से लीनियर जो ग्राफ होते हैं इस फॉर्म में भी दे सकता है। सेम यही डाटा मैंने आपको लीनियर फॉर्म में समझाया है। इतनी चीज़ आ गई समझ में, ठीक है। अब ये थी स्टैटिक्स का मेन निचोड़, ठीक है। क्या होता है स्टैटिक्स, किस टाइप से अपने को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सारी मैंने 3 तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले होती है सीरीज़, दूसरी होती है टेबल और तीसरी होती है चार्ट फॉर्म। इतनी बात आ गई समझ में। अब अपन मेनली ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि अपन स्टैटिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या अपन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा क्लास इंटरवल, यानी वर्ग अंतराल क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये मैं आपको ग्राफ फॉर्म के अंदर, टेबल फॉर्म के अंदर आराम से समझा दूंगा। बस आपको क्लास जो है वो कंटिन्यूअसली देखनी है, उसको समझना है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये कई बार एग्जाम में सीधी पूछ ली जाती हैं कि ये जो क्लास इंटरवल बता दो, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो बता दो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको एक बेसिक्स के रूप में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ अपन क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या चीज़ होती है। तीसरी जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो अपन है रेंज, यानी कोई भी एक डेटा दे दे तो उसकी रेंज यानी परास अपने को पूछ ले तो वो किस तरीके से, वो अपन किस तरीके से बता सकते हैं। फोर्थ जो होगी वो होगी अपनी मीन यानी होता है मध्य या औसत। फिफ्थ जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मीडियन। सिक्स्थ रहेगा मोड। सेवन्थ रहेगा मीन डेविएशन। एट्थ रहेगा वेरिएंस। नाइन्थ रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन और 10th रहेगा कोएफिशिएंट वेरिएशन, जिसको अपन बोलते हैं भिन्नता गुणांक। अब ये जितने भी मैंने 10 टॉपिक यहाँ पे लिख रखे हैं, मैं अलग अलग क्लासेस के अंदर आपको सारे टॉपिक्स और जितने भी फॉर्म बनते हैं ये सारे टॉपिक मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। आप अभी सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं अपन पहले टॉपिक से, जिसका नाम है क्लास इंटरवल, ठीक है। उससे पहले अपन देखते हैं कि हाउ टू एनालाइज द डेटा। कोई भी अपने पास में डेटा गिवन हो उसको अपन एनालाइज किस तरीके से कर सकते हैं, आगे बात समझ में। सबसे पहले डाटा देखिए, मैंने आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, ये जो डेटा दे रखा है मैंने आपको एक सीरीज़ के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। यानी मैंने एक स्ट्रिंग दे रखी है नंबर्स की, जिसके अंदर मैंने डेटा ले रखा है 11 29 10 फिर 25 24 13 35, यानी ये पूरा डेटा आपके सामने आ रहा है। अब अगर मुझे इस डेटा को टेबल फॉर्म के अंदर
मैनेज करने के लिए कोई कह दे कि यार ये डेटा है, इसको टेबल फॉर्म में मैनेज करो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे है ना, पर्टिकुलरली जिस तरीके से मैं क्लास पहले वाले एग्जांपल में मैंने ले रखी थी, 5th क्लास में 10 बच्चे हैं, 6th क्लास में 25 बच्चे हैं, उस तरीके से तो मैं यहाँ पे ले ही नहीं सकता ना, क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि डेटा सारा का सारा क्या गिवन है, अलग अलग गिवन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक क्लास की इंटरवल बना लूँगा। क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है कि मैंने इस डेटा को एनालाइज किया, देखा, और फिर देख के मैंने देखा कि सबसे पहले जो छोटा से छोटा नंबर मेरे को इस डेटा के अंदर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 10, और बड़े से बड़ा जो नंबर मिल रहा है ना वो मेरे को इस डेटा में कितना मिल रहा है, 50। आप पूरे के पूरे डेटा को एनालाइज करो और उसके अंदर देखो कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा मिल रहा है। तो मेरे पास में जो सबसे छोटा नंबर है वो है 10 और सबसे बड़ा नंबर है 50, यानी मेरे पास में जो भी डेटा है वो 10 से लेके 50 के बीच में है। इतनी चीज़ आ गई समझ में। तो फिर मैंने क्या किया, एक क्लास इंटरवल बना ली कि 10 से 20 के बीच के अंदर इतने नंबर आ जाएंगे, 20 से 30 के बीच में इतने नंबर आ जाएंगे, इसी तरीके से 30 से 40 के बीच में इतने नंबर हैं, और 40 से 50 के बीच में। अब मैंने हर एक डेटा को पिक करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने कौन सी क्लास इंटरवल बनाई कि 10 से 20 के बीच में। तो यहाँ से 10 से 20 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो मैं सारे इस टेबल फॉर्म के अंदर लिख लूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं 10, फिर आप देखो 11, इसी तरीके से 13, 15, 19। ये जो 5 डेटा हैं, कितने डाटा हैं अपने पास में, 5, ये अपने कौन सी क्लास इंटरवल के अंदर में आ जाएंगे, 10 से 20 के बीच में। कोई भी ऐसा नंबर है जो 10 से छोटा है, कोई भी ऐसा नंबर है जो 20 से बड़ा है, वो इस इंटरवल के अंदर नहीं आएगा। लेकिन इस इंटरवल 10 से 20 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अपन ने लिख लिए। इसी तरीके से 20 से 30 के बीच में कितने नंबर हैं वो सारे इसके आगे लिख लिए। 30 से 40 के बीच में कितने नंबर हैं वो सारे यहाँ पे लिख लिए। 40 से 50 के बीच में कितने नंबर हैं वो सारे के सारे अपन ने यहाँ पे लिख लिए। इतनी चीज़ आ गई समझ में। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ पा रहे हो आप लोग? आई होप कि समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से जो डेटा अपने को गिवन होता है उसको अपन डायरेक्टली टेबल के अंदर अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 10 से 15 के बीच में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे। फिर मेरे से पूछ ले कि 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 बच्चे ऐसे हैं जो 20 से 30 की रेंज में ऐसे। 30 से 40 की रेंज में कितने बच्चे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 6 बच्चे ऐसे हैं जो 30 से 40 की रेंज में हैं। और 40 से 50 की रेंज में कितने बच्चे हैं, तो आप देख सकते हो 4 बच्चे ऐसे हैं जो 40 से 50 की रेंज में हैं। अब अपने को इस डेटा को जो अपने को स्ट्रिंग फॉर्म में दे रखा था उस डेटा को मैं एक टेबल फॉर्म के अंदर सिंपली दिखा सकता हूँ कि नहीं दिखा सकता। यानी ये जो इतनी बड़ी स्ट्रिंग दे रखी है मैंने एक छोटी सी टेबल के अंदर इस पूरी स्ट्रिंग को क्या कर दिया, मैनेज कर दिया। इसी तरीके से अपन डाटा का एनालाइजेशन करते हैं कि डेटा जो है वो किस तरीके से अपन शॉर्ट फॉर्म के अंदर इस तरीके, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट भी कह सकते हैं कि डाटा को अपन कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आगे बात समझ में। यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको एक हिस्टोग्राम तरीके से दिखा रखी है। इस टाइप का जो बार ग्राफ होता है उसको हिस्टोग्राम कहा जाता है, जहाँ पे ये एक दूसरे से क्या रहते हैं, टच रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, हिस्टोग्राम। तो ये जो है ना, ये डाटा सारा का सारा मैंने किस में फॉर्म में दिखा रखा है आपको, हिस्टोग्राम की फॉर्म में दिखा रखे है। देखिए ध्यान से देखिए, 10 से 20 यहाँ पे ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेंज है ये क्या है, 10 से लेके 20, और इसके अंदर कितने बच्चे आ रहे हैं, 5 बच्चे। तो यहाँ पे देखो 5 बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसी तरीके से 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे 9 बच्चे हैं। 30 से 40 के बीच में कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। 40 से 50 तो ये कितने हो गए, 4 बच्चे। इतनी चीज़ें आई समझ में। तो अपन डेटा को, कोई भी अपने पास में एक बड़ा सा डेटा हो उसको अपन ग्रुप डेटा बना के टेबल फॉर्म के अंदर बना के ईजीएस्ट वे के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप कि जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो। मुझे पता है ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समझने में प्रॉब्लम होती है, बार ग्राफ या फिर टेबल वगैरह। ये फॉर्म आपको समझने में परेशानी नहीं है, इसलिए मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको ये सब कुछ है तो आप ये जो है लेक्चर ये थोड़ा आगे कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। नेक्स्ट चीज़ है, क्वेश्चन पूछ रखा है अपने से, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिलो 30। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि ये जो डेटा अपने को गिवन है, इस डेटा के हिसाब से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 30 से नीचे हैं। ये 30 आप एज ग्रुप ले सकते हो, 30 आप मार्क्स ले सकते हो, कुछ भी यहाँ पे अगर अपने को एग्जामिनर देगा वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो आपको पता है 10 से 20 की रेंज के अंदर जो आने वाले जितना भी डेटा होगा वो 30 से तो नीचे ही है, यानी 5 बच्चे तो ये हो गए जो 30 से नीचे हैं। प्लस यहाँ पे ये जो डेटा दिख रहा है ना आपको, ये सारे के सारे जो
देखो यहाँ पे 10 से हाईएस्ट रेंज कितनी है 30, यानी ये जो जितने भी बच्चे हैं ये 30 से नीचे हैं कि नहीं है, तो 9 बच्चे ये हो गए, यानी पहले का आंसर क्या हो जाएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 30 से नीचे हैं 14। इसी तरीके से अगर मैं 40 से नीचे पूछ लूँ तो सेम वही चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, ये जो डाटा गिवन है ये सारा का सारा किससे नीचे है 40 से नीचे है कि नहीं है, तो 40 से नीचे कितने हो जाएंगे 9 5 14 और ये कितने हैं 6, यानी 20 बच्चे ऐसे हैं जो 40 से नीचे हैं। आगे मेरी बात समझ में, इसी तरीके से आप 50 का निकाल सकते हो। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर अबव 30, अब 30 से ऊपर कितने बच्चे हैं, तो वो 30 से ऊपर का अगर पूछे यानी इसका मतलब वो कौन सी रेंज ले रहा है यहाँ पे 30 से जो बड़ा वाली रेंज है 30 से 40 और 40 से 50 वाले नंबर उठा रहा है, यानी 6 बच्चे ये और 4 बच्चे ये, 10 बच्चे ऐसे हैं जो 30 से ऊपर है। 40 से ऊपर कितने बच्चे हैं, तो आप देखोगे 40 से ऊपर यानी सिर्फ अपन ये वाली रेंज पिक करेंगे, तो इस वाली रेंज में कितने बच्चे आ गए 4 बच्चे ऐसे हैं जो 40 से ऊपर हैं। अभी आपसे पूछ रहा है कि 50 से अबोव कितने हैं, क्या कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे 50 से अबोव है, नहीं है ना, तो इट मीन्स यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 0। आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, ये तो आप डेटा को देख के आराम से एनालाइज कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिलेंगी। आगे बात समझ में, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि क्लास इंटरवल। अब अपने जो पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था कि अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास इंटरवल से। देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत ये समझा चुका हूँ क्लास इंटरवल क्या चीज़ होती है। मैंने आपको बताया था कि ये एक डाटा ले रखा है जिसमें हाइट दे रखी है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। कोई स्कूल है उसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इतने हैं और उनको हाइट के हिसाब से अरेंज कर रखा है, यानी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 150 से 155 सेंटीमीटर के बीच में है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 155 से 160 के बीच में है, ऐसे करते करते 175 से लेके 180 के बीच में भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सब का डेटा दे रखा है। अब आपको यहाँ से जो मैं पहले बता चुका हूँ उससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डेटा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेंज दे रखी है 150 से लेके 155 के बीच में, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं 14। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 14 बच्चे हैं वो या तो 150 होंगे या 155 होंगे, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो 14 बच्चे हैं उसमें से या तो 150 है या 155 है, नहीं बोल सकता ना। यहाँ पे अपने को एक पूरी रेंज दे रखी है, रेंज का मतलब क्या है एक पूरा इंटरवल दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है कि 150 से 155 के बीच में, यानी इसके अंदर 151 भी आएगा, 152 भी आएगा, 153 भी आएगा और 154 भी आएगा, प्लस इसके अंदर आप 150.00001 भी काउंट करोगे, यानी आप पूछोगे कि सर 150.1 भी काउंट होगा, जी बिल्कुल, यहाँ से आगे जो भी होगा वो सब कुछ इस रेंज के अंदर कवर हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसा रहेगा जिसकी हाइट 153.65 सेंटीमीटर है तो वो भी इसी रेंज के अंदर आएगा। तो ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये यूँ नहीं है कि ये सिर्फ 150 और 155 के हैं, नहीं, इस रेंज में जितने भी नंबर आएंगे ना, चाहे वो पॉइंट्स में आए, चाहे वो सीधे के सीधे अपने पास में नेचुरल नंबर देखने को मिले, इन सब की जो रेंज है ना वो कितने बच्चे हैं 14 बच्चे ऐसे हैं जो 150 से 155 के बीच में हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 155 से 160 के बीच में 23 बच्चे हैं। अब ये 23 बच्चे मैंने अभी आपको समझाया, ये ज़रूरी नहीं है कि 150 के ही हों, 155 के ही हों या 160 के हों, नहीं, 155 से 160 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, जितने भी नंबर आप लेके आ सकते हो, ये बच्चे सारे के सारे उस रेंज के अंदर अपने आप कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो छोटे से टॉपिक था जिसका नाम था अपना क्लास इंटरवल, वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। क्लास इंटरवल से इतने ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ठीक है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि क्लास इंटरवल होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्या गिवन है अपने पास में, सेकंड है फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये जो पार्ट है इसको भूल जाइए, ठीक है, आपको सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई जो नंबर है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, किसी भी नंबर का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है, वही अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन डेटा के फॉर्म में जब अपने को ग्रुप डेटा के फॉर्म में दिया होता है तो वहाँ पे अपन नंबर रिपीट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि फुटबॉल के अंदर 52 प्लेयर्स हैं, तो मैं ऐसे थोड़ी करूँगा फुटबॉल 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 फुटबॉल, ये 52 टाइम्स ऐसे थोड़ी बोलूँगा, ये रिपीटेशन वो नहीं है। यहाँ पे रिपीटेशन का मतलब है कि पर्टिकुलर जो अपने पास में कोई भी क्लास दी होती है, कोई भी अपने पास में नंबर गिवन होता है, उसके अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, उसके अंदर खेलने वाले स्टूडेंट्स, या फिर उसके अंदर आने वाले टोटल नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो कितने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डेटा दे रखा है कि ये वाला जो कॉलम है ये दिखाता है गेम्स को और ये वाला कॉलम दिखाता है नंबर ऑफ प्लेयर्स को। यानी यहाँ पे मैंने अलग अलग टाइप की गेम ले रखे हैं। देखो, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल। अब आपके सामने यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स दे रखे हैं।
फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है 52। क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं 94। वॉलीबॉल कितने खेलते हैं 80। हॉकी कितने खेलते हैं 25। कबड्डी कितने खेलते हैं 35 और बास्केटबॉल कितने खेलते हैं 44। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है ना, उनका अलग अलग गेम जो खेलते हैं उनका नेचर गिवन है। तो ये जो नंबर अपने पास में है कि ये 52 लोग जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, यही अपनी फ्रीक्वेंसी है। यानी कितने लोग एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं, वही अपनी फ्रीक्वेंसी के अंदर काउंट होता है। इतनी चीज़ आई समझ में? ठीक है, डेटा को देख के आप हल्का हल्का अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कितने लोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट 94 लोग क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले लोगों की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 94। अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लूँ कि विच गेम इज़ मोस्ट पॉपुलर, तो आप यहाँ पे डेटा को देख के एनालाइज कर सकते हो ना कि कितने लोग हैं जो सबसे ज़्यादा एक गेम को खेल रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो क्रिकेट जो है वो सबसे ज़्यादा 94 लोग खेल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम कौन सा हो गया? क्रिकेट। आगे बात समझ में? इसी तरीके से देखो हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। अब इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है कि हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की टोटल संख्या कितनी है, तो आप यहाँ पे देखोगे 52। फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं 52। इसी तरीके से हॉकी कितने बच्चे खेलते हैं 25। बस ऐड कर दो, कितने आ गए 77। यानी टोटल 77 बच्चे ऐसे हैं जो ये दोनों गेम्स खेलते हैं। तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ पीपल जो है, इसी को अपन क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी। आगे बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये जो डेटा है इस टेबल के अंदर लिया हुआ, इसी को ग्राफ फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर रखा है। फुटबॉल खेलने वाले बच्चे कितने हैं 52। तो यहाँ पे आपको ग्राफ के अंदर दिख रहा होगा कि 50 और 60 के बीच में यहाँ पे ग्राफ एंड हो रहा है अपना। इसी तरीके से क्रिकेट खेलने वाले 94, वॉलीबॉल खेलने वाले 80, हॉकी खेलने वाले 25, ठीक है, कबड्डी खेलने वाले 35 और बास्केटबॉल खेलने वाले 44। तो ये जो ग्राफ की फॉर्म में अपने को गिवन है, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ से मेनली देखिए आपको हिस्टोग्राम के फॉर्म में देखने को मिलेगा जब भी आपसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूछा जाएगा। लेकिन अगर मैं इनके मिडिल पॉइंट को, ये जो मिडिल पॉइंट है ना, इन सबको क्या कर देता हूँ यहाँ पे पहले तो हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाए इसलिए। इन सब के मिडिल पॉइंट को मैंने क्या किया, हाईलाइट कर लिया। और अब इन सब के मिडिल पॉइंट को अगर मैं एक सीधी लाइन से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके इन सबको मिला दूँ, ठीक है, तो ये वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आगे मेरी बात समझ में? यानी यहाँ पे अगर अपन डेटा को, जिस भी डेटा को ग्राफ फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करके, कौन से फॉर्म में? ग्राफ फॉर्म में। और ग्राफ भी किस फॉर्म में होगा? हिस्टोग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये जो डेटा है ये बार ग्राफ के फॉर्म में ले रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन अगर यही मैं हिस्टोग्राम में मैंने आपको समझाया था इससे पहले कि हिस्टोग्राम जो होता है वो इस तरीके से बना हुआ होता है। ठीक है, ये सारे के सारे ये देखो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। यानी मैं इनके मिडिल पॉइंट्स को ये अगर मिला दूं इस तरीके से, ये जो मिडिल पॉइंट है इनको मिला दूं, तो ये वाली जो मिलने के बाद जो बना है इसको मैं क्या बोलूँगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आगे बात समझ में? यानी ये वाली जो लाइन है जो ग्राफ के मिड पॉइंट्स को मिलाने के ऊपर बनती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इतनी चीज़ हुई क्लियर? नेक्स्ट के ऊपर चलें। ठीक है, अब अपने पास में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, ए डाइस इज थ्रोन 40 टाइम्स। एक डाइस है उसको 40 बार उछाला जाता है। हाउ मेनी टाइम्स वी गेट? अलग अलग चीज़ें अपने से पूछ रखी है कि अगर अपने एक डाइस तो समझते हो ना क्या होता है? पासा। ठीक है, ये लूडो सबने खेला होगा, यहाँ पे सांप सीढ़ी लूडो सबने खेला होगा। ठीक है, इस तरीके से अपने पास में एक डाइस होता है जिसके ऊपर क्या होता है कि नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए रहते हैं। ठीक है, 3 4 5 6 से एक से लेके 6 तक के नंबर अपने पास में रहते हैं यहाँ पे। तो इस डाइस को क्या किया गया है? थ्रो किया गया है, इस डाइस को उछाला गया है बार बार। तो इस डाइस को उछालने के ऊपर अपने को अलग अलग यहाँ पे आउटकम दे रखे हैं कि डाइस को उछालने के ऊपर एक बार 40 बार उछाला इसको, तो यहाँ पे 40 बार में एक जो है वो कितनी बार आया है? 8 बार। 2 जो है वो कितनी बार आया है? 5 बार। 3 जो है वो कितनी बार आया है? 9 बार। 4 जो है वो कितनी बार आया है? 7 बार। और 5 जो है वो कितनी बार आया है? 6 बार। इस तरीके से जो 6 है वो कितनी बार आया है? 5 बार। यानी अलग अलग जो नंबर है ना उनके आने की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखी है कि एक जो है वो 8 बार आ गया। अब इन्हीं से रिलेटेड अपने से अलग अलग क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कि हमें कितनी बार मिलेगा एक प्राइम नंबर। अब आप सभी को पता है नंबर सिस्टम के अंदर प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका उनके, ठीक है, 1 और उनके अलावा कोई दूसरा डिवीज़र नहीं होता। यानी जो है ना खुद से और 1 से ही भाग जाती हैं, उसके अलावा कोई दूसरे नंबर से भाग नहीं जाती। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। ठीक है,
आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई, क्योंकि एक दो के अंदर या तो एक का भाग जाता है या दो का भाग जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ तीन, तो आप तीन भी देख सकते हो, एक तीन के अंदर भी एक का और तीन का ही भाग जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ चार, तो क्या चार एक प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि चार के अंदर एक का भाग भी जाता है, दो का भी जाता है और चार खुद का भी जाता है। यानी यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा बढ़ गया। ठीक है, तो चार जो है वो अपना क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हुई। तो सबसे पहले अपन ने से पूछा है कि एक अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नंबर सिस्टम का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ पे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने आपको बता दी कौन सी होती है, दो। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है अपने पास में, दो। तो अपने पास में पूछा है एक तो दो। ठीक है, उसके अलावा तीन भी एक अभाज्य संख्या है। क्या चार अभाज्य संख्या है? नहीं है। पाँच, बिल्कुल पाँच एक प्राइम नंबर होता है। तो ये अपने से पूछ रहा है कि अगर मैं 40 बार इसको उछालूं तो कितनी बार मेरे को एक अभाज्य संख्या मिलेंगी। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली इनको ऐड कर दो, 5 + 9 + 6 और आपके पास में आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन। इसी तरीके से ये पूछ रहा है सेकंड कि अपने पास में क्या मिलना चाहिए, एक इवन नंबर यानी एक सम संख्या। सम संख्या मतलब ऐसे नंबर जिनके अंदर दो का पूरा पूरा डिवीज़न जाए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, दो है, चार है, छः है। इन सबको ऐड कर दो, 5, 7 और 5, यानी टोटल अपने पास में कितने आ गए, 70। आगे बात समझ में, इसका आंसर कितना आ गया, 20, और इसका आंसर कितना आ गया, 17। इतनी चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एक ओड नंबर। अब आप सभी को पता है ओड नंबर कौन से होते हैं, यानी एक, तीन और पाँच। तो एक कितनी बार रिपीट हो रहा है, 8 बार। पाँच, तीन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 9 बार। और पाँच कितनी बार रिपीट हो रहा है, 6 बार। इन सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 23। यानी अपने पास में कितनी बार एक विषम संख्या आ सकती है, 23 टाइम्स। ठीक है, वैसे आप डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते हो कि अगर 40 बार इसको उछाला है और 40 में से 17 बार अगर अपने को सम यानी इवन नंबर मिला है तो 23 टाइम्स अपने को क्या मिलेगा, एक ओड नंबर मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संख्या जो 3 से विभाजित हो, यानी नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 3। आपको पता है कि ये जो नंबर होते हैं 3 और 6, ठीक है, यही 3 से डिवाइड होते हैं। क्या 2 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता ना। यानी अपने से सिंपली क्या पूछा है कि ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड हों, यानी 3 और 6 जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, सिंपली वो अपने को पुट करना है, यानी ये आंसर आ जाएगा अपना 14। इतनी चीज़ हुई क्लियर। ठीक है, तो पहली क्लास के अंदर आज सिर्फ अपन इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे करके अपन और भी चीज़ें पढ़ेंगे। बस यहाँ तक ये चीज़ें समझाने का मेन मकसद मेरा ये था कि आपको स्टैटिक्स का एक बेसिक आइडिया हो जाए। नेक्स्ट क्लास से अपन जो आने वाले क्वेश्चन हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रेंज हो गया, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें अपन धीरे धीरे करके यहाँ पे कवर करेंगे। ये जो पहली क्लास थी इसको आप एक बेसिक लेक्चर मान सकते हो। ठीक है, इसी के साथ अपन क्लास का एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि 2024 के अंदर आपने कुछ ना कुछ जॉब लेने का या फिर अपनी लाइफ को बेहतर करने का रेजोल्यूशन लिया होगा। तो उस रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके एसएससी से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो हम इस बैच के अंदर कवर करवा सकें। इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट हम ये चैनल और ज़्यादा ग्रो कर पाएँ और ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ पाएँ, और जितनी ज़्यादा इजी वे के अंदर हम किसी टॉपिक को कवर करवा सकते हैं उतनी ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपको करवा दें। ठीक है, हर बार एग्ज़ाम में ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास में ट्रिक्स हो, आपके पास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जिनसे आपको एग्ज़ाम निकालने में हेल्प मिले। कई बार ये जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती है ना, ये भी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछी जाती हैं, और अपन चाहे कितना ही एडवांस पढ़ लें, जब तक अपना बेसिक एकदम ढंग से क्लियर नहीं होगा अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।